जर्मनी G7 मीटिंग में भारत को नहीं बुलाने पर कर रहा विचार। रूस का विरोध नहीं करने का दिख रहा असर। जल्द फाइनल होगी गेस्ट की लिस्ट। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर मामला दर्ज। रैली में खुलेआम लहराई थी तलवार। आर्म्स एक्ट के तहत मामला किया जा रहा है। पृथ्वीपुर में करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत। खेत में नहाते समय हुआ हादसा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गौरेला पुलिस ने 24 घंटे में दुष्कर्मी को किया गिरफ्तार। नाबालिग का अपहरण कर किया था दुष्कर्म। इससे पहले शादी का भी दिया था झांसा। और नैनपुर में महिलाओं ने निकाला कैंडल मार्च। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। स्वच्छता सर्वेक्षण का दिया संदेश। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जर्मनी में जून में 7C सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है जर्मनी, जिसमें G7 देशों की मीटिंग होने वाली है। लेकिन जर्मनी इस बात पर चर्चा कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून में आयोजित होने वाले G7 सम्मेलन में बुलाया जाए या फिर नहीं। दरअसल रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से ही भारत का स्टैंड न्यूट्रल रहा है। कई देशों के विरोध के बाद भी भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा, जिसके चलते अब जर्मनी भारत को बुलाने पर विचार कर रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे सहित उनके 3 अन्य साथियों के खिलाफ ठाणे में FIR दर्ज हुई है। उन्होंने रैली में तलवार लहराकर ईद पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने की चेतावनी दी थी, जिसको लेकर ठाकरे पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पृथ्वीपुर के मकारा गांव में करंट लगने से 28 साल के युवक की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार युवक खेत में नहा रहा था, जहां उसके करंट लगने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। करंट कैसे लगा, इसका कारण अभी अज्ञात बना हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पृथ्वीपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर मकारा गांव में करंट लगने से 28 साल के युवक की मौत हो गई है। जानकारी मिली है कि खेत में युवक नहा रहा था, उस वक्त उसे करंट लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। करंट कैसे लगा है, इसका कारण अज्ञात बना हुआ है। इस पूरे मामले पर फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। पृथ्वीपुर की ये खबर है, जहां पर करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। युवक 28 साल का बताया जा रहा है। जानकारी मिली है कि युवक खेत में नहा रहा था, जिस वक्त उसे करंट लगा, जहां करंट लगते ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल पुलिस से मामला दर्ज कर लिया पुलिस ने और अब आगे की जांच कर रही है। चलिए इस पर अधिक जानकारी के लिए नीरज कुशवाहा पृथ्वीपुर से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, पृथ्वीपुर के मकारा गांव से एक मामला सामने आया है, जहां पर युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई है। ताजा अपडेट क्या है इसका? पृथ्वीपुर की ये खबर है, जहां पर करंट लगने से 28 साल के युवक की मौत हो गई है। जानकारी मिली है कि युवक खेत में नहा रहा था, उस वक्त उसे करंट लगा, जिस वक्त वो नहा रहा था, और करंट लगते ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। करंट कैसे लगी, इसका कारण अज्ञात बना हुआ है। और चलिए इस बार अधिक जानकारी के लिए एक बार फिर नीरज कुशवाहा पृथ्वीपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, एक करंट का मामला सामने आया है, क्या कुछ घटनाक्रम था ये, कैसे उसे करंट लगा?
जैसे मैं बताऊँ जी राजापुर मकारा पंचायत का व्यक्ति है जो अपने कुआँ पे नहाने के लिए गया था। उसने बिजली के तार अपने मोटर के तार लगाए और नहाने लगा। इसके बाद एक केबल गिर के पानी में गिर गई। जहाँ नहाते समय उसके शरीर पे तार गिर गया। इसके चलते उसको करंट लग गया। जैसे जानकारी उसके माता-पिता को लगा तो उन्होंने देखा तो मेरे बच्चे को करंट लगा हुआ है, तो उन्होंने तार पे सबसे पहले तार निकाल दिया। आनन-फानन में गाँव के ही मैजिक से लेके अपने सामुदायिक केंद्र में लाया, जहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। जी मैम। हम्म। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है कि आखिर उसकी मौत करंट से कैसे हुई, वहां तार कैसे आया, तो क्या इस पर कुछ खुलासा हो पाया? जी, मैं बता दूँ जैसे पृथ्वीपुर पुलिस जाँच में जुट चुकी है और डॉक्टरों से उन्होंने बात की तो उन्होंने बता दिया काफ़ी करंट लगने से उसको मौत तो रास्ते में ही हो चुकी थी। जैसे पुलिस ने घटनास्थल पे जाके देखा तो उसके तार एक मोटर के ऊपर से जहाँ नहा रहा था उसके ऊपर पेड़ के ऊपर से निकला था। एक तार हवा के कारण से टूटने से वो पानी में जा गिरा। उसको लिए उसने नहाते समय ध्यान नहीं दिया, इसकी ज़्यादा करंट लग गया, उसकी घटनास्थल पे मौत हो गई थी। जी मैम। बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोरेला मरवाही में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने पहले तो नाबालिग को शादी का झांसा दिया, उसके बाद उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरेला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां पर आरोपी ने शादी का झांसा देकर पहले तो उसे बहलाया फुसलाया, उसके बाद उसका अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने गंभीरता दिखाई और 24 घंटे के अंदर उस आरोपी को, उस दुष्कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर दिया है और अब आगे की कार्रवाई चल रही है। गौरेला से ये आप खबर देख रहे हैं, जहां पर नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। दुष्कर्मी ने पहले तो उसे शादी का झांसा दिया, इसके बाद उसे अपहरण कर लिया उसका और अपहरण करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया, जिस पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है उसे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए तनवीर आलम हमारे साथ गौरेला से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तनवीर, दुष्कर्म का मामला जी, आया था कुछ दिन पहले, 24 घंटे पहले दुष्कर्मी ने एक महिला, एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया था, जी। जिसे पुलिस ने 24 घंटे में पकड़ लिया है। जी, बिल्कुल, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि ये पूरा मामला मरवाही थाना क्षेत्र का है, जी। जहाँ पर एक मज़दूर ने मरवाही थाना में कल आके एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरी नाबालिग पुत्री जो है वो घर से लापता है, दिखाई नहीं दे रही है। जी। और जहाँ तक उसको जानकारी जो मिली कि पास ही के टोले का रहने वाला एक लड़का वो भी घर से लापता है। जिसकी सूचना पुलिस को दी गई, पुलिस ने तत्कालीन कार्रवाई करते हुए और अपने सूचना तंत्र के माध्यम से सूचना प्रजत तंत्र को एक्टिव किया और कहीं ना कहीं 24 घंटे के भीतर पुलिस में आरोपी को पकड़ने में कामयाब हो गई। जिस तरीके से अपहरण का मामला सामने आ रहा है और जैसा कि अभी आपने बताया कि लड़का भी नहीं था और लड़की भी नहीं थी, दोनों ही जी, नहीं थे, तो क्या ये दोनों साथ में गए थे या फिर अपहरण किया गया था, ये इसका क्या खुलासा हो पाया? जी, बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक पुलिस के हिसाब से जो जानकारी मिल रही है कि ये जो आरोपी है, ये नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपने प्रेम जाल में फंसाया था और शादी का झांसा देकर अपने बहला फुसलाकर इसको अपने साथ ले गया था। इसको अपने साथ ले जाने के बाद जब लड़की घर से लापता हो गई और घर वालों को जब इसकी जानकारी लगी तो इसकी तत्काल सूचना मरवाही थाने को दी गई, जिसके मरवाही थाने पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए अपने सूचना तंत्र के माध्यम से आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 376 और 4-6 पास्को एक्ट के अनुबंध कार्रवाई कर आरोपी को जेल भेज दिया गया। नाबालिग ने क्या बताया कि कैसे उसे अपहरण किया, उसने कहां से उसका अपहरण किया? जी, अभी नाबालिग अभी कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो डरी हुई है, सहमी हुई है, जैसा भी है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन नाबालिग अभी कुछ भी नहीं बता। नाबालिग का कहना सिर्फ इतना है कि इसने मुझे शादी का झांसा दिया था और मुझे बातों ही बातों में बहला फुसलाल कर अपने साथ अपने गाँव ले गया था। बहुत शुक्रिया तनवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।
मंडला जिले के नैनपुर में आजीविका स्व सहायता समूह की महिलाओं ने स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत कैंडल मार्च निकाला, जो बस स्टैंड से होते हुए नगरपालिका में समाप्त हुआ। वहीं नुक्कड़ नाटक और रंगोली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। मैं विद्या डेहरिया, नगर पालिका नैनपुर सीओ। सर, आज ये हम लोग ने ये रैली स्वच्छता पर जागरूकता के लिए निकाले हैं, ताकि हमारा जो देश है और हमारा नगर है, हमारा प्रदेश है, पूरा स्वच्छता से हमेशा जगमगाता रहे और स्वच्छता होने से ही हम सब निरोग रहेंगे। तो हमारे आज ये मेरे सब आजीविका स्व सहायता के समूह की महिलाएं हैं, जो हम इस रैली को कैंडल रैली निकाल के आज हम सबको संदेश देना चाहते हैं कि हमको स्वच्छता के प्रति इतना जागरूक होना है कि हमारा जो नैनपुर नगर है नंबर 1 पे रहे। अभी नंबर 1 पे है ही, सबसे ज़्यादा मंडला जिले में अगर स्वच्छ है तो नैनपुर ही है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें और हम महिलाएं ही नहीं, पुरुषों को, बच्चों को, सभी को हर घर में ये जागरूकता लाना चाहते हैं कि हमें हर तरह आसपास घर में सब तरह स्वच्छता फैलाएं और स्वच्छता रखें। साफ सफाई से ही हमारा जीवन सफल और स्वच्छ रहेगा, सुंदर रहेगा। हमारा जीवन स्तर जीने का लाइफ स्टाइल चेंज होगी, लाइफ अच्छी रहेगी हमारी सबकी और हमारा देश तरक्की करेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह अलग थलग पड़ गए हैं। उनके पक्ष में कोई नहीं आया, सभी उनके खिलाफ ही आए। दिग्विजय सिंह कभी तो राजनीति से बाहर आए, 24 घंटे सिर्फ राजनीति करते हैं। वहीं सीएम शिवराज के खिलाफ मामला दर्ज करने के पत्र पर गृह मंत्री ने बताया कि उन्हीं की सरकार थी, पता नहीं कमलनाथ ने उनकी सुनी क्यों नहीं। कहा जाता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं। देखो, दिग्विजय सिंह जी अब एक तरफ अलग थलग पड़ गए हैं और इसलिए अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, कोई एक भी उनके पक्ष में नहीं आया, उनके खिलाफ ही आए। और सच में उन्होंने बहुत खराब ट्वीट किया था। ये मध्य प्रदेश के हित का ट्वीट नहीं है। आप जिस तरह से प्रदेश के अंदर दंगा भड़काने के लिए आपने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश की शांति भंग के लिए। आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह जी, थोड़ा तो अंतर्मुखी होकर सोचना चाहिए। जो ट्रिक कभी पर्दे के पीछे से आदरणीय दिग्विजय सिंह जी अपनाते थे, सोहन बाल्मीकि जी के बयान के बाद में लग रहा है कि उसी दाव से उन्हें चित्त किया जा रहा है। शायद अब ये सिद्ध हो गया है कांग्रेस के लिए दिग्गीतू तो हानिकारक है और इसलिए अब अलग थलग पड़ गए हैं दिग्विजय सिंह जी। उनकी वफा का चर्चा ही ऐसा कि अपनी वफा से भी शर्मा रहे। नर्मदापुरम में कलेक्ट्रेट के बंगले के पास मालाखेड़ी में परिचय सम्मेलन और विप्र शिरोमणि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समारोह में 2000 युवक युवती भी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम, डॉक्टर सीताशरण शर्मा सहित सलकनपुर ट्रस्ट के अध्यक्ष पंडित महेश उपाध्याय भी शामिल रहे। आगामी 14 अप्रैल को जो है मध्य प्रदेश विप्र महासभा नर्मदापुरम जो है ये राज्य स्तरीय आयोजन जो है हमारा ज्योति परिचय सम्मेलन है और साथ ही जो है ब्राह्मण विप्र समागम शिरोमणि समारोह है, जिसमें कि जो भी समाज में जिनके उत्कृष्ट कार्य हैं प्लस कुछ पत्रकार बंधु हैं पत्रकारिता में जिनका नाम है, उनका भी हम आदर करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। लेकिन मुख्य इसका उद्देश्य ये है कि एक समाज में सोच, हमारे संस्कार और वैदिक ज्ञान को लेके आने वाली पीढ़ी और ख़ास करके जब बहुत से लोग बहुत से मध्य प्रदेश में भी और इवन हमारे सबलगढ़ में चंबल से रेत के परिवहन पर पुलिस सख्त होती नजर आ रही है, जहां रामपुर और सबलगढ़ थाना प्रभारियों ने 2 दिन में 2 ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की है। रामपुर कलार थाना क्षेत्र के जरौली गांव के पास पुलिस ने रेत से भरी ट्रक ट्रॉली पकड़ी है। बता दें, रामपुर थाना प्रभारी अरुण सिंह कुशवाहा ने टीम गठित कर रेत का अवैध परिवहन कर रहे कला कुशवाहा को पकड़ा है। धनिया कितना धना था? तो किसको तोलाया? श्रीराम तापड़िया को। तो कितने किलो का घपला आ रहा है एक बोरी पे? 5 किलो का। मामला सर कांटे में गड़बड़ कर ली। अच्छा, 5 किलो कम निकला। 5 किलो 6 किलो आई बोरी। 1 किलो बोरी का वजन 5 किलो। मेरे पास सूचना आई, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, उस समय खबर गई यहाँ से कि मतलब तौल पे गड़बड़ हो रही है। तो उसमें मैं तुरंत ही वहाँ से मेरे जैसी नॉलेज में आया, मैं तुरंत ही यहाँ पे कांटे पे नीचे चढ़ के लिए आया। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं।
जहां बीनागंज के कृषि उपज मंडी में किसानों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि कृषि उपज मंडी के श्री राम फर्म ट्रेडर्स में किसान का 6 किलो माल ज्यादा तौला जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही तहसीलदार और एसडीओपी मुनीश राजौरिया मौके पर पहुंचे, जहां किसानों के फर्म के व्यापारी पर 420 का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। साथ ही राम फार्म का 1 माह का रिकॉर्ड की जांच करने की भी मांग की है। धनिया कितना धना था? 16 बोरी। तो किसको तोलाया? श्रीराम काटा श्रीराम तापड़िया को। तो कितने किलो का घपला आ रहा है एक बोरी पे? 5 किलो का। मामला सर कांटे में गड़बड़ कर ली। अच्छा 5 किलो कम निकला। 5 किलो 6 किलो आई बोरी। 1 किलो बोरी का वजन 5 किलो। 5 किलो। मेरे पास सूचना आई, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, उस समय खबर गई यहाँ से कि मतलब तौल पे गड़बड़ हो रही है। तो उसमें मैं तुरंत ही वहाँ से मेरे जैसी नॉलेज में आया, मैं तुरंत यहाँ पे कांटे पे निरीक्षण के लिए आया। तो यहाँ पे देखा गया कि 14 किसानों की तौल हो चुकी थी। तो यहाँ पे 14 किसानों की जो तौल हुई थी उसमें ऐसा बताया गया कि मतलब 2 कांटे यहाँ पे चल रहे थे तौल के लिए। तो उनमें एक कांटे पे वजन मतलब 66 किलो पाया गया था, और दूसरा जो कांटा था इलेक्ट्रॉनिक कांटे हैं, तो दूसरे कांटे पे वजन आया था 62 किलो। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए चाचौड़ा से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। चाचौड़ा बीनागंज से खबर आ रही है, जहां पर राम फर्म ट्रेडर्स के ऊपर धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। चाचौड़ा का ये पूरा मामला है, जहां पर बीनागंज के कृषि उपज मंडी में किसानों ने जमकर हंगामा किया। बता दें कि कृषि उपज मंडी के राम फर्म ट्रेडर्स में किसानों का 6 किलो का माल ज्यादा तौला जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही तहसीलदार और एसडीओपी मुनीश राजौरिया मौके पर पहुंचे, जहां किसानों ने फर्म के व्यापारी पर 420 का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। और इसके साथ ही राम फार्म हाउस है, माफ कीजिएगा, राम फार्म्स है, उसका 1 माह का रिकॉर्ड जांच करने की भी मांग की है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए अंकित शर्मा चाचौड़ा से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, राम फर्म ट्रेडर्स पर धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं, क्या था ये पूरा मामला? ये कई दिनों से किसानों का कहना है, किसानों वहाँ पर तोल कराने के लिए किसान पहुंचे, वहाँ पर जब देखा किसानों ने कि ये कांटा गड़बड़ चल रहा है, तो किसान पहले खुद उसकी बोरी तोली, फिर पास वाले कांटे पे बोरी तोली, तो 5 से 6 किलो का डिफरेंस आया। ये कई दिनों से चल रहा है, ये पता नहीं कब से चल रहा है। श्रीराम फर्म बड़ी फर्म है, उस पर आदमी विश्वास करता है, उस जगह पे ऐसा होता है तो किसानों को बहुत बड़ा हाथ पहुंचा है। मांग की है उन पर एफआईआर, कहना चाहिए उन पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है, और रिकॉर्ड भी जांच करने की मांग की है। तो क्या इसके बाद वो रिकॉर्ड जांच करने के लिए कोई आदेश निकाला गया या उस पर कोई कार्रवाई की गई? अभी तो कोई आदेश नहीं निकाला गया है, पर किसानों का निरंतर कहना है कि इन पे 420 का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये पता नहीं कब से कर रहे हैं, कब से चल रहा है, कितने दिनों से चल रहा है, कितने लाखों का नुकसान है किसानों को, कितने लाख का माल तुलता है डेली, लंबा चौड़ा कारोबार है। मतलब मंडी में काफी धने की विदिशा गुना, बहुत दूर दूर से मंडी में धना बहुत दूर दूर से आता है। प्रसिद्ध मंडी है चाचौड़ बीनागंज की। तहसीलदार और एसडीओपी भी मौके पर पहुंचे थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? तहसीलदार और एसडीओपी मुनीश राजौरिया एवं टीआई एवं चौकी प्रभारी चारों वहीं पर थे, पूरा पुलिस स्टाफ वहीं पर था। इन का ये प्रक्रिया रही है कि जो कांटा था उसको जब्त कर लिया गया है, और ये बोला गया है कि जांच कराई जाएगी, और जिसके बाद जिन जिन का 5-5 किलो कम हुआ है धना, उसको बढ़ाकर वापस पर्चे पे बढ़ाकर पेमेंट दिया जाएगा। जिस तरीके से किसानों ने आरोप लगाए थे, तो मतलब वो आरोप सही थे? सही आरोप थे जी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
चाचौड़ा की ये खबर थी जो अभी आप देख रहे थे, जहां पर राम फार्म ट्रेडर्स के ऊपर किसानों ने धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। किसानों का कहना है कि 6 किलो माल ज्यादा तौला जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं सूचना मिलते ही तहसीलदार और एसडीओपी भी वहां मौके पर पहुंचे और वहीं पे किसानों ने फर्म के व्यापारी पर 420 का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनके रिकॉर्ड की जांच भी की जाए कि पिछले 1 माह से कितना ज्यादा राशन तौला जा रहा था। और ब्रजेश धाकड़ मंडी सेक्रेटरी हमारे साथ चाचौड़ा से जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, आपका बहुत स्वागत है खबर भारत में जुड़ने के लिए। ब्रजेश जी, धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, आरोप लगे हैं राम फार्म ट्रेडर्स के ऊपर कि धोखाधड़ी की जा रही है उनके द्वारा। हेलो ब्रजेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, आ रही है जी, राम फार्म ट्रेडर्स के ऊपर आरोप लगाए हैं किसानों ने धोखाधड़ी के। जी, उसमें क्या हुआ है कि जो तौल के उपरांत 5 किलो का डिफरेंस पाया गया है, उसका मतलब मंडी कार्रवाई कर रही है अपनी, और जो मतलब 5 किलो अंतर आया है उसमें प्रति किसान को प्रति बोरी के हिसाब से 5 किलो वजन में वृद्धि करके उनका भुगतान किया जा रहा है। हाँ। इस तरह की धोखाधड़ी होना किसानों के साथ उनकी खून पसीने की कमाई होती है, और 6 किलो ज्यादा सामान तौलना मतलब सीधे सीधे किसानों की कमाई एक तरीके से लूटी जा रही है। जी हेलो ब्रजेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। जिस तरीके से किसानों के कहना चाहिए, किसानों की जो तौली जा रही है, फसल जो तौली जा रही है उसमें सीधे सीधे 6 किलो का माल ज्यादा तौला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं किसानों की जो कमाई है उसे एक तरीके से वो किया जा रहा है, लूटा जा रहा है। जी बताएं। लगता है कि उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। हम आपको खबर बता रहे थे चाचौड़ा की, जहां पर कृषि उपज मंडी में किसानों ने जमकर हंगामा किया और राम फार्म ट्रेडर्स के ऊपर उन्होंने धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके द्वारा 6 किलो का माल ज्यादा तौला जा रहा है, जिसकी जानकारी मिलते ही किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया और सूचना मिलते ही वहां पर तहसीलदार और एसडीओपी भी मौके पर पहुंचे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां अनूपपुर जिले के सबसे बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुष्पराजगढ़ में है, जिसके अंतर्गत 119 ग्राम पंचायत से मरीज इलाज कराने आते हैं, जो अब बदहाली का शिकार हो रहा है। लिहाजा मरीजों की दवाई नसीब नहीं हो पा रही है। मरीजों को एक्सरे मशीन या वहां पर सालों से बंद पड़ी हुई है, लेकिन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। वहां के मरीज जो सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, उससे वंचित हैं। वहां के मरीजों को कोई सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। दवाइयों के लिए मरीज भटक रहे हैं, और अगर बात की जाए वहां की मशीनों की, तो वो भी सालों से बंद पड़ी हुई है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है और वहां का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ है। अनूपपुर की ये पूरी खबर है, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि पुष्पराजगढ़ में है, वहां के जो हालात है बेहद खराब हैं, जिसके अंतर्गत 119 ग्राम पंचायत से मरीज इलाज कराने आते हैं, लेकिन वहां की स्थिति अगर देखी जाए तो बदहाल है। वहां पर लोग दवाइयों के लिए तरस रहे हैं, वहां की जो मशीनें हैं वो खराब पड़ी हुई हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन के कानों में जूं नहीं रेंग रही है और ना ही उसे सही कराया जा रहा है, ना ही वहां पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। अनूपपुर जिले का ये सबसे बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो कि पुष्पराजगढ़ स्थित है, उसके पास में आता है, पुष्पराजगढ़ में आता है, और उसके अंतर्गत 119 ग्राम पंचायत के मरीज अपना इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहां की जो हालत है वो बदतर हो चुकी है और वहां की मशीनें भी सालों से बंद पड़ी हुई हैं, दवाइयां भी नहीं है, जिसके चलते स्वास्थ्य सुविधाओं से लोग वंचित हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए अनिल दुबे हमारे साथ पुष्पराजगढ़ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनिल, वहां का एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर हालत वहां की बद से बदतर होती जा रही है और कोई सुविधाएं नहीं है मरीजों के लिए, वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।
प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि पुष्पराजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो जिले का सबसे बड़ा एकमात्र अस्पताल है और इसके अंतर्गत 119 ग्राम पंचायतें हैं जहां से मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। पर यहाँ पे देखा जाए तो हमेशा लापरवाहियों का आलम इस अस्पताल में हमें देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि जब भी इस मामले में अधिकारियों के संज्ञान में मामला आया है उसके बाद भी जो है यहाँ की स्थिति नहीं सुधरी और वरिष्ठ अधिकारियों से हमने जब भी किसी मामले में संपर्क करने की कोशिश की तो उन अधिकारियों ने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। जैसे आज का मामला जो हमें देखने को मिला, एक महिला जो 15-20 किलोमीटर दूर से जो है अपने यहाँ राजेंद्र राम अस्पताल पे जब आई पुष्पराजगढ़ में तो रेबीज के इंजेक्शन के लिए आई, तो उससे बात करने पे पता चला कि 3 दिनों से इस अस्पताल के वो चक्कर काट रही है। और वहीं जी इस मामले में जब हमने सीएमएचओ साहब से बात करने की कोशिश की राय साहब से तो उन्होंने फोन उठाना मुनासिब ही नहीं समझा। इसी तरह के और भी कई मामले जो आए हैं उन मामलों में भी सीएमएचओ राय साहब फोन नहीं उठाते। इस तरह की परेशानियां सामने देखने को मिली कि जब हम लोगों का फोन वो रिसीव नहीं करते हैं तो अगर कोई मरीज आया है वो अगर संपर्क करना चाहे तो उनकी तो बात ही अलग है। जी सीधी तौर पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कोई भी अधिकारी इस पर मतलब बात करने के लिए तैयार नहीं है और जिस तरीके से वंचित पड़ा हुआ है सुविधाओं के अभाव में ये कहना चाहिए अस्पताल, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लोगों की जान के साथ, मरीजों के साथ लापरवाही बरती जा रही है, खिलवाड़ किया जा रहा है। ये हॉस्पिटल इस तरीके से सिर्फ बनाकर रख दिया गया है लेकिन कोई सुविधाएं इस हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है, तो कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है सीधी तौर पर। जी बिल्कुल देखा जा सकता है, क्योंकि अगर इस अस्पताल की अगर हकीकत हमें जानना है, अगर रात में अगर कोई भी एक्सीडेंट केस कोई भी आते हैं तो उस समय पे वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं रहते। वहाँ पे रात में जो है ये अस्पताल जो है नर्सों के भरोसे पे चलता है। ये आज का नहीं है, हमेशा का चलते आ रहा है। जब भी अगर कोई केस आएगा तो फिर जब वहाँ की नर्सें जो स्टाफ नर्स मौजूद है वहाँ पे जब डॉक्टर को बुलाएंगी तभी जाके डॉक्टर आएंगे। इस तरह के आए दिन यहाँ पे केस देखने को मिलते हैं। जब लोकल लोगों के साथ में ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं तो दूर दराज से आने वाले लोगों के साथ में वो सीधा है कि जान के साथ उनके खिलवाड़ किया जा रहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अशोकनगर मंडी में किसानों की उपज को चमकहीन बताकर गेहूं खरीदने से मना कर दिया गया, जिसको लेकर किसान खासा नाराज दिख रहे हैं। लिहाजा किसानों ने कलेक्ट्रेट के मेन गेट पर गेहूं का ढेर लगाकर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही प्रशासन से गेहूं खरीदने की गुहार भी लगाई है। वहीं इस दौरान किसान और पुलिसकर्मी के बीच हल्की फुल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। सब लोग आए, एफसीआई माल कल मिलेगा चेक करने के लिए। आज सुबह कलेक्ट्रेट में कल हम 5 बजे से बैठे हैं, ट्रॉली में धरा था माल, लेकिन यहाँ भी कोई किसी ने नहीं देखा। मालवी सर से बात करी, मालवी सर कहने लगे आप कलेक्टर मैडम बताओ एफसीआई वाले ये माल जमा नहीं कर रहे। अब मुझे ये अभी तक हम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा, पर एक कोई व्यक्ति आए जो प्राइवेट है, उन लोगों ने हमको लिख के दिया है ये चमकहीन है और सफ़ेद दाल है। उसके बाद हमारा आज सुबह एफसीआई में चेक कराने के लिए लगे। इससे बेकार गेहूँ एफसीआई में जमा है और ये गेहूँ अभी तक नहीं खोला। सिर्फ ये बात हम मैडम को बताने के लिए यहाँ हैं, लेकिन अभी तक हम किसी ने सुनवाई नहीं की। मैडम आई नहीं है तो हमने ये गेहूँ कोई देख भी नहीं रहा, तो इसलिए हमने ये गेहूँ यहाँ सैंपलिंग के तौर पर दर्ज यहाँ पर डाल दिया जिससे लोग देख सकें। ट्रॉली में भरा रखा था, कल तक किसी ने नहीं। अभी तक अधिकारियों ने आपको क्या समझाई? अधिकारियों ने समझा कुछ नहीं किया, जाँच हो रही है। आप संतुष्ट अधिकारियों को? संतुष्ट कहाँ से होंगे? यदि संतुष्ट होते तो हम यहाँ आते ही क्यों? ये किसान स्लॉट बुक करे। इंदौर के छतरीपुरा पुलिस ने एक होटल में आईपीएल के 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है और कब्जे से लाखों का हिसाब, टीवी, मोबाइल सहित नकदी भी जब्त की है। पुलिस के मुताबिक मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग शिवानी होटल में आईपीएल के नाम पर सट्टा चला रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने टीम गठित कर आरोपियों को धर दबोचा। वहीं जब्त रिकॉर्ड से पुलिस को अनुमान है कि आरोपी लंबे समय से सट्टे का कारोबार चला रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू कर दी है। ये दौर छतरीपुरा थाने को खबर मिली थी कि शिवानी होटल एंड बार जो है उसमें कुछ लोग आईपीएल का सट्टा कर रहे हैं। पुलिस ने जो है विधिवत रेड करके होटल के जो बार रूम है उसमें से 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं जो कि आईपीएल का सट्टा कर रहे थे। इनसे मोबाइल, लैपटॉप आदि जब्त हुआ है और इनसे पूछताछ करने पर इनका जो खिलाने वाला जो इनकी ऊपर की लिंक है उसका नाम पता चल गया है
उसको भी हम लोग आरोपी के तौर पर नामजद कर रहे हैं, उसको पकड़ेंगे तो और लिंक भी उसमें खुलने की संभावना है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।